Hello everyone and welcome to today's class. आज हम चाइल्डहुड स्टेज में सोशो इमोशनल डेवलपमेंट पर चर्चा करेंगे। पिछली लेक्चर में हमने सोशो इमोशनल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी को डिस्कस किया था, उसके बारे में जाना था। लेट्स स्टार्ट विथ अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड एक ऐसी अवस्था है जिसके अंदर हमने एरिक्सन की थ्योरी में स्टेज पढ़ी थी, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ये एक ऐसी स्टेज है जिसमें एरिक्सन ये बताते हैं कि बच्चे जो हैं अब अपने अलग अलग मोटर, कॉग्निटिव, लैंग्वेज स्किल्स के आधार पर कई सारी चीज़ों को ट्राई कर रहे हैं और कार्य को सक्सेसफुली करने में सफलता प्राप्त करने की भी कोशिश कर रहे हैं। इस समय बच्चा जो है अपने माता पिता के साथ एक अटैचमेंट डेवलप कर चुका है, अपने आप को भी समझ चुका है, क्योंकि हमने इन्फेंसी में पढ़ा था कि बच्चा अपने आप को मिरर में देखकर, कांच में देखकर ये समझ जाता है कि वो स्वयं कौन है और वो किसकी गोदी में है, वो उसकी माँ है, पिता है, आदि आदि। अब अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज में बच्चा जो है ये समझ तो चुका है कि वो कौन है, बट अब वो ये भी डिस्कवर करना शुरू हो जाता है कि वो किस किस्म के इंसान हैं। अपने माता पिता के साथ वो अटैच हो रहा है, अटैच हो चुका है, जिनको वो खूबसूरत भी मानता है, पावरफुल भी मानता है, बट अब कभी कभी उनसे डिसअग्री भी करता है और कभी कभी उन्हें अनरीजनेबल भी मानता है। अपने अलग अलग स्किल्स को इस्तेमाल करके और एक असीमित एनर्जी से भरा हुआ होता है इस समय बच्चा, उसके आधार पर कई सारे कामों को करने की कोशिश करता है। और क्योंकि ऊर्जा से भरपूर है इस अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज में बच्चा, तो वो अपनी असफलताओं को जल्दी से भूल जाता है और ज़्यादा नई चीज़ें और ज़्यादा ऐसे एरियाज और ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करता है जो अभी तक उसने ट्राई नहीं की थी। इस नई चीज़ों को ट्राई करने की स्टेज को हम इनिशिएटिव लेना मानते हैं। इस समय यदि उन्हें और नई चीज़ें करने को बढ़ावा दिया जाता है तब तो अच्छा है, वो और इनिशिएटिव लेते रहते हैं। परंतु यदि इस समय इन्हें बढ़ावा नहीं मिलता और वो अपनी असफलताओं को भूल नहीं पाते, तब जाकर उनमें गिल्ट की फीलिंग जो है वो घर करनी शुरू कर जाती है, जिससे इनकी अपने आप को लेकर जो एस्टीम है, सेल्फ एस्टीम, यानी वो अपने आप को कितना अच्छा या वीक मानते हैं, तो सेल्फ एस्टीम जो है वो बच्चे की गिरना शुरू हो जाती है। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर रखा है थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट वाले लेक्चर में। इसके अलावा अर्ली चाइल्डहुड में इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट के अंदर आता है अपने आप को समझना, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ। एरिक्सन ये मानते हैं कि बच्चा जो है अपने आप को रिप्रेजेंट करना, समझना और वो कैसा इंसान है इसको समझने की कोशिश करता है, परंतु मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स में, भौतिकवादी बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स पे वो अपने आप को डिस्कस करता है, जैसे कि साइज, शेप, कलर के आधार पर वो खुद को एक लीन एंड थिन स्किनी बॉय मानता है, या फिर वो अपने आप को लंबा या छोटा या ब्लैक या वाइट। तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स में वो अपने आप को समझने की कोशिश कर रहा है। दूसरों और खुद के बीच में भी डिफरेंशिएट करने के लिए भी वो फिजिकल एट्रीब्यूट्स को यूज करता है। जैसे कि एक 4 साल का बच्चा इस समय कहेगा कि वो हमेशा खुश रहता है। इससे ये भी पता चलता है कि वो उनका जो खुद को लेकर जो आइडिया है वो अनरियलिस्टिकली पॉजिटिव होता है। चाहे वो सच्चाई से परे हो, पर वो अपने आप को बहुत ज्यादा पॉजिटिव वे में प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि अभी सच्चाई और डिजायर, इन दोनों के बीच में अंतर करना वो नहीं सीखे हैं। तो 4 साल का बच्चा यदि अपने आप को डिस्क्राइब करता है कि वो हमेशा खुश रहने वाला बच्चा है, जो कि सच नहीं है, परंतु उन्हें ये सच लगता है क्योंकि वो अपने आप को हमेशा खुश रखना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। तो क्या वो उम्मीद और आशा और चाहते हैं और क्या सच्चाई है, इसके बीच में अभी तक वो
जो है भेद नहीं जान पाए हैं। इस समय वो अपने आप को पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स के आधार पर डिस्क्राइब करते हैं। अंडरस्टैंडिंग अदर्स जो है, दूसरों को जब अंडरस्टैंड करता है बच्चा, तब भी बहुत ज़्यादा मनोवैज्ञानिक लक्षणों को अब थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करने समझने लगता है। जैसे वो अपनी टीचर को बोलता है मेरी टीचर बहुत अच्छी हैं, या मेरा फ्रेंड बहुत मोटा है। तो ऐसे करके वो अब अपने और दूसरों के बीच में अंतर भी कर रहे हैं और दूसरों को डिस्क्राइब करना भी सीख रहे हैं, चाहे वो दूसरों की विशेषताएं बहुत ज्यादा फिजिकल एट्रीब्यूट्स पे बेस्ड हो सकती है। तो अर्ली चाइल्डहुड में शुरुआत जो है वो इनिशिएटिव और गिल्ट से होनी शुरू होती है। वो बच्चा खुद को समझना शुरू करता है। पहले सिर्फ देखकर समझता था इन्फेंसी में कि ये मैं हूँ, अब वो अपने आप को डिस्क्राइब भी करता है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं खुश रहने वाला इंसान हूँ, मैं मोटा हूँ, पतला हूँ, लंबा हूँ, चौड़ा हूँ, और वो दूसरों को भी डिस्क्राइब करना सीख लेता है। इन्फेंसी में जहाँ सिर्फ और सिर्फ खुद तक सीमित थी उसकी समझ, अर्ली चाइल्डहुड में अब वो दूसरों को लेकर भी समझ को विकसित कर रहा है। बात जहां तक इमोशंस और भावनाओं को रेगुलेट और अंडरस्टैंड करने की है, तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बदलाव जो हैं इमोशनल डेवलपमेंट के अर्ली चाइल्डहुड में देखे जाते हैं, और इसमें सबसे ज़रूरी होता है अंडरस्टैंडिंग इमोशंस। अब बच्चा भावनाओं को समझना शुरू कर रहा है और ये भी समझना शुरू कर रहा है कि ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जिससे पर्टिकुलर इमोशंस इवोक होंगे, कौन सी सिचुएशन में मैं कौन सी सिचुएशन के कारण मैं कैसे इमोशन को एक्सपीरियंस करूंगा, ये भी समझना शुरू करता है। 2 से 4 साल का बच्चा जो है वो इमोशंस को डिस्क्राइब करने के लिए कई अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल अब करना शुरू करता है, और साथ ही उन इमोशंस को जगाने वाले कारण और परिणामों को भी समझना शुरू कर देता है। 4 से 5 साल तक आते आते बच्चा इमोशंस को रिफ्लेक्ट करना, इमोशंस को दर्शाना सीख लेता है। अब एक इनवॉलंटरी एक्टिविटी की बजाय अब थोड़ा थोड़ा उसमें वॉलंटरी नेचर आने लगा है। वो ये भी समझना शुरू कर देते हैं कि एक ही सिचुएशन से अलग अलग फीलिंग्स अलग अलग इंसानों में जागृत हो सकती है, कि कोई एक सिचुएशन किसी को खुश कर सकता है, किसी को नाराज कर सकता है, किसी को चिढ़ा सकता है। साथ ही वो ये भी जागरूकता पैदा करनी अब शुरू कर देते हैं कि इमोशंस को मैनेज करना सामाजिक मानकों के ऊपर खरा उतरने में जरूरी है। यदि आप सामाजिक रूप से स्वीकार किए जाना चाहते हैं तो आपको अपने इमोशंस को मैनेज करना आना चाहिए। 5 साल तक की उम्र आते आते बच्चा जो है अब ये समझ चुका है कि कौन से इमोशन चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस में अराइज होंगे और उन इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए उन्हें कैसी स्ट्रैटेजी को मेंटेन करना चाहिए। यानी कि अगर मैथ्स की क्लास आने वाली है और मैडम से डांट पड़ने वाली है तो वो बहाने सोचना भी शुरू कर देते हैं। सो चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस में डर से या फिर गुस्से से बचने के लिए क्या करा जाए, इस बारे में भी जागरूकता 5 साल तक की उम्र आते आते बच्चों में शुरू हो जाती है। जहां तक रेगुलेट करने की बात है इमोशंस को, तो 2 किस्म के पेरेंट्स इसमें हेल्प करते हैं। बच्चा अपने इमोशंस को रेगुलेट करे, नियंत्रित करे, उसमें माता पिता का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। यदि इमोशन कोचिंग पेरेंट्स हैं, यानी वे माता पिता जो बच्चा जब अलग अलग इमोशंस को दर्शा रहा है उसे एक मौके के रूप में लेते हैं, वो अपने बच्चे के इमोशंस को केयरफुली मॉनिटर करते हैं, जांच करते हैं, और जब बच्चा खासकर नेगेटिव इमोशंस से गुजर रहा है जैसे गुस्सा, डर, चिड़चिड़ापन, उसको वो ऐसे मौकों के रूप में लेते हैं जब वो बच्चे को सिखा सकें कि ये नेगेटिव इमोशंस हैं, इनको आपको इस तरीके से डील करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी आप यूज कर सकते हो, और आपको नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए। ऑन द अदर हैंड, यदि इमोशन डिसमिसिंग पेरेंट्स हैं तो वे इग्नोर करते हैं खासकर अपने बच्चे के नेगेटिव और पॉजिटिव इमोशंस को। वो बच्चे को
प्रेशर करते हैं कि आप नेगेटिव इमोशंस को छोड़ दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, जबकि इमोशन कोचिंग पेरेंट्स रिजेक्ट नहीं करते इमोशंस को, बल्कि नेचुरल तरीके से बढ़ावा देकर, एनकरेज करके पॉजिटिव इमोशंस को बढ़ाते हैं और नेगेटिव इमोशंस को कम करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है पीयर्स में, इमोशंस का जो कनेक्शन है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। पीयर्स यानी बच्चे के दोस्त, साथी। अगर बच्चा इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना सीख रहा है, बेवजह चिड़चिड़ापन, गुस्सा करना, रो देना, ऐसे इमोशंस को कम करने की कोशिश करता है, तो वो अपने दोस्तों के बीच ज्यादा पॉपुलर होता है और उसके आसपास के बच्चे उसके साथ खेलना भी पसंद करेंगे, उसके साथ टॉयज शेयर करना पसंद करेंगे। पर ऐसा बच्चा जो बात बात पे रो देता है, नाराज हो जाता है, जिसको अगर क्रिकेट में बैटिंग नहीं मिले तो वो गेम छोड़ के भाग जाता है, तो ऐसे बच्चे जो हैं अपने साथियों के साथ अच्छे रिलेशनशिप डेवलप नहीं कर पाते। अपने इमोशंस को मॉड्यूलेट करने का कौशल जो है बच्चों को बहुत मदद करता है अपने साथियों के साथ रिलेशनशिप में। तो ये था अर्ली चाइल्डहुड के दौरान किस तरीके से इमोशंस को हैंडल करना है, इमोशंस को मॉड्यूलेट करना बच्चा सीखता है, कौन से इमोशंस से क्या कौन सी स्थिति से कौन सा इमोशन आएगा और उस इमोशन को कैसे मॉड्यूलेट किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है, इसके बारे में अभी जागरूकता आ रही है बच्चे के अंदर। मिडिल और लेट चाइल्डहुड में बच्चे में कई सारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी शुरू होती है। अब जागरूकता से अंडरस्टैंडिंग की तरफ बच्चा आ रहा है। सबसे पहले सेल्फ अंडरस्टैंडिंग पे आता है। खासकर 8 से 10 साल के जो बच्चे हैं उनमें अपने आप को डिस्क्राइब करने की क्षमता जो है और भी ज्यादा निखर रही है। पहले जहां बच्चा फिजिकल एट्रीब्यूट्स में अर्ली चाइल्डहुड में अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा था कि मैं मोटा हूं, पतला हूं, चौड़ा हूं, गोरा हूं, काला हूं, अब बच्चे और ज्यादा वैरायटी से अपने आप को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मैं एक पॉपुलर इंसान हूँ, मैं स्मार्ट हूँ या मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ, ये मैं लोगों की हेल्प करता हूँ, मैं हेल्पफुल इंसान हूँ, आई एम अ नाइस पर्सन। तो अब क्या है, जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, मिडिल और लेट चाइल्डहुड में आ रहे हैं, बच्चों का अपने आप को एक्सप्लेन करने का तरीका जो है और ज्यादा वेरीड होता जा रहा है और ज्यादा स्पेसिफिक होता जा रहा है। साथ ही ऐसा देखा गया था कि बच्चे अब अपने आप को सोशल एस्पेक्ट्स यानी सामाजिक मायनों के से भी रिलेट कर पाते हैं। जैसे कि अब बच्चे अपने आप को एक्सप्लेन करते हैं कि मैं एक हिंदू लड़की हूँ या मैं एक पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करती हूँ, हमारे समाज में ऐसा होता है या हम ऐसा करते हैं। इस तरीके से सोशल सेटिंग में अपने आप को या सोशल सेटिंग से रिलेट करते हुए अपने आप को एक्सप्लेन करना बच्चा सीख लेता है। मैं एनसीसी में हूँ, विच कम्स एट अ वेरी लेटेस्ट स्टेज, बट मैं स्काउट्स में हूँ। जैसे स्कूल लेवल पे अगर बच्चा स्काउटिंग में है या फिर स्पोर्ट्स में है तो बोलेगा मैं बहुत स्पोर्टी हूँ या आई लाइक टू चैट। तो सोशल सेटिंग्स में अपने आप को एक्सप्लेन करना शुरू करता है। अपने आप को समझना, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ में सोशल कंपैरिजन करना भी इंसान सीख लेता है, बच्चा सीख लेता है। बच्चे जो हैं अपने आप को दूसरों से तुलना करेंगे एब्सोल्यूट टर्म्स में। इस समय बच्चा ये नहीं सोचता है कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, बट वो ये जरूर सोचेगा कि मैं दूसरों की तुलना में क्या कर सकता हूँ। एक 10 साल के बच्चे से यदि आपका इंटरेक्शन होता है तो आप नोटिस करेंगे कि वो ये कहता है कि यदि आप उससे पूछते हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो बच्चा कहेगा मुझे मैथ्स अच्छा लगता है फॉर एग्जाम्पल, बट वो साथ में ये जरूर कहेगा कि मेरा जो फ्रेंड है ना उसको मैथ उतना अच्छा नहीं आता है, मैं उसकी हेल्प करता हूँ। यानी अपने आप को डिस्क्राइब करने के लिए वो दूसरों से तुलना के आधार पर अपने आप को डिस्क्राइब करता है। सो अंडरस्टैंडिंग सेल्फ is also dependent on the comparison that they do with other children of their own age। इस तरीके से भी वो अपने आप को दर्शाते हैं कि वो किस चीज में दूसरों से बेटर हैं या किस चीज में दूसरे उसकी मदद करते हैं। इस तरीके से वो अपनी क्वालिटीज को दर्शाना शुरू करते हैं। इसके बाद आता है सेल्फ एस्टीम एंड
सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट यानी अपने आप के ऊपर बच्चे की क्या जानकारी है। सेल्फ एस्टीम यानी वो अपने आप को कितना अच्छा या बुरा मानता है। सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्सेप्ट इंटरचेंजेबली वर्ड्स नहीं है कि इनको एक ही माना जाए, क्योंकि सेल्फ एस्टीम मतलब एक ब्रॉड सेंस में बच्चा अपने आप को कैसा मानता है। मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं एक स्मार्ट इंसान हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, या कमजोर इंसान हूँ, या बहुत शक्तिशाली इंसान हूँ, यानी एक ब्रॉड वर्जन में अपने आप को एक्सप्लेन करता है। जबकि सेल्फ कॉन्सेप्ट का अर्थ है कि बच्चा जो है अपने आप को स्पेसिफिक टर्म्स में एक्सप्लेन करता है, जैसे कि मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ, या मैं स्पोर्ट्स में अच्छा हूँ, या अपीयरेंस, ऐसे करके वो अलग अलग स्पेसिफिक चीजों में अपने आप को, क्या अपनी छवि उसके दिमाग में है स्पेसिफिक चीजों में, वो सेल्फ कॉन्सेप्ट में आता है। और सेल्फ एस्टीम में ओवरऑल छवि उसके दिमाग में खुद को लेकर क्या है वो आती है। सेल्फ कॉन्सेप्ट स्वयं को लेकर उसकी स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स में अवधारणा को आप मान सकते हैं। स्व अवधारणा उसकी क्या है, पढ़ाई को लेकर, या डांस, या कल्चरल एक्टिविटीज, या स्पोर्ट्स। और सेल्फ एस्टीम उसकी ओवरऑल छवि को दर्शाता है। देन वी कम टू सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी मतलब अपनी प्रभावकारिता को वो कैसे जज करता है, वो खुद कितना प्रभावकारी है, मैं कुछ काम कर सकता हूं या नहीं कर सकता, ये उसकी खुद की प्रभावकारिता को दर्शाता है। आई कैन, सेल्फ एफिकेसी इज द फीलिंग दैट आई कैन। अगर मुझे मैथ सिखाई जाए तो मैं सीख लूंगा, ये होता है सेल्फ एफिकेसी। हेल्पलेसनेस इज आई कांट। आप कोई भी नई चीज बच्चे के सामने लाएं और वो कहता है ये मुझसे नहीं होगा, तो उसमें सेल्फ एफिकेसी इतनी हाई नहीं है। बट आप कोई नई चीज किसी बच्चे के सामने रखें और वो कहता है कि मैं करके देखूं, आप मुझे बताओ, मैं करके देखूं, यानी वो ट्राई करना चाहता है। इसका मतलब दिमाग में उसे पता है कि अगर उसे सिखाया जाएगा तो वो कर लेगा। दैट इज प्रभावकारिता, सेल्फ एफिकेसी। देन वी कम टू सेल्फ रेगुलेशन, यानी स्वयं का नियंत्रण। मिडिल और लेट चाइल्डहुड जो है उसका बहुत जरूरी आयाम है स्वयं का नियंत्रण करने की क्षमता को जागृत करना। जितना बच्चा अपने बिहेवियर, इमोशंस, थॉट्स यानी विचारों आदि को रेगुलेट करना सीखेगा, उतनी ही उसकी समाज में समाज या सामाजिक कार्यों में कॉम्पिटेंस और अचीवमेंट जो है वो बढ़ेगा। ऐसे पेरेंट्स जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट देते हैं बच्चे को और एक वार्मथ से भरा हुआ एनवायरनमेंट देते हैं, वहां बच्चा ज्यादा सेल्फ रेगुलेट करना अपने आप को सीखता है। बट ऐसा बच्चा जिसको बहुत ज्यादा पैम्पर किया जाता है या बहुत ज्यादा डांटा जाता है या कंट्रोल किया जाता है, वहां पर सेल्फ रेगुलेशन इतना आसान नहीं होता। इसका फाइनेंशियल सिचुएशन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ऐसा भी देखा गया है कि लो इनकम फैमिलीज में, जहां लो इनकम फैमिलीज में भी हाई सेल्फ रेगुलेशन देखा गया है बच्चों में, और बच्चे हाई सेल्फ रेगुलेशन वाले बच्चे जो खुद के इमोशंस, थॉट्स को नियंत्रण करना सीख रहे हैं, उनकी क्षमता है उनमें, वो बेटर परफॉर्म करते हैं स्कूल में बाकी बच्चों के कंपैरिजन में जिनका सेल्फ रेगुलेशन इतना हाई नहीं है। सो सेल्फ रेगुलेशन काफी हद तक बच्चे की स्कूल में, स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस को भी जो है डिटरमाइन करता है। मूविंग ऑन टू अंडरस्टैंडिंग अदर्स। अभी तक हम सेल्फ की बात कर रहे थे, सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ। जहां तक अंडरस्टैंडिंग अदर्स की बात है, तो इस समय एरिक्सन की दूसरी स्टेज भी आती है जिसे हम कहते हैं इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। दूसरों को समझने में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है पर्सपेक्टिव टेकिंग का। पर्सपेक्टिव टेकिंग मतलब दूसरों के दृष्टिकोण या दूसरों के परिप्रेक्ष्य को समझने की क्षमता। वो बच्चे जो मिडिल और लेट चाइल्डहुड में पर्सपेक्टिव टेकिंग सीख जाते हैं, यानी दूसरों के दृष्टिकोण, उनके
विचार और उनके भावनाओं की समझ पैदा करनी शुरू कर देते हैं, वो ज्यादा प्रो सोशल एटीट्यूड यानी सामाजिक मानदंडों पर खरे उतरते हैं, एज कंपेयर टू वो बच्चे जो दूसरों का दृष्टिकोण नहीं समझ पा रहे हैं या वो दूसरों की भावनाओं का ख्याल नहीं कर पा रहे हैं, वो असामाजिक जो है हैबिट्स या असामाजिक एटीट्यूड ज्यादा रखते हैं। प्रो सोशल यानी सामाजिक मानदंडों पर खरा उतरने के लिए पर्सपेक्टिव समझना बहुत जरूरी है, तभी बच्चा दूसरे को समझ पाएगा और दूसरों के साथ सिंपैथाइज भी कर पाएगा, यानी ये समझ पाएगा कि मेरे फ्रेंड को या मेरे क्लासमेट को किसी चीज की जरूरत है, तेरे पास पेंसिल नहीं है तो मेरी ले ले क्योंकि, और अगर इफ यू हैव लॉस्ट योर इरेजर तो मेरा ले लो। सो ये होता है पर्सपेक्टिव टेकिंग, यानी अब दूसरों की जरूरतों का भी ध्यान रख लेता है बच्चा, दूसरे किस चीज से डर सकते हैं या परेशान हो सकते हैं इस बात का ख्याल रखता है, तो वो सामाजिक मानदंडों पर, सामाजिक मानकों पर खरा उतरेगा। बट एंटी सोशल बिहेवियर भी आ सकता है जब बच्चे दूसरों के दृष्टिकोण को समझने का स्किल अचीव नहीं कर पाते। इसके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ये भी होती है कि एक 10 साल का बच्चे की तुलना यदि हम एक 5-6 साल के बच्चे से करें, तो 5-6 साल के बच्चे को यदि ये उसका फ्रेंड कहता है कि मैं तब बच्चे इतना रियलिस्टिक क्लेम्स नहीं करते अपने आप को लेकर कि मैं मैं 10 स्टेप्स से कूद सकता हूँ या मैं इतनी हाइट से भी जंप मार सकता हूँ, तो एक 5 साल का बच्चा उस चीज को मान लेगा, उस चीज पे विश्वास कर लेगा। पर एक 10 साल का बच्चा जो है वो एक सर्टेन लेवल का स्केप्टिसिज्म रखता है, अब उसको हर चीज पे भरोसा नहीं होता। अगर एक 10 साल के बच्चे को ये उसका साथी कहे कि मैं इतना ज्यादा लंबा जंप मार सकता हूं, तो वो थोड़ा अविश्वासी होता है, वो हर किसी के क्लेम को सही नहीं मानता। तो ये भी एक मिडिल और लेट चाइल्डहुड की एक खासियत है कि बच्चे इस समय थोड़े अविश्वासी हो जाते हैं, हर कोई जो उसका फ्रेंड उसको कह रहा है वो हर चीज पे भरोसा नहीं करते, जो वो अर्ली चाइल्डहुड में कर लिया करते थे। इसके अलावा इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी एक ऐसी स्टेज है जो एरिक एरिक्सन ने बहुत ही खूबसूरती से इस स्टेज को एक्सप्लेन किया है। हमने थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट वाले लेक्चर में भी इसको बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था कि इस समय बच्चा हर चीज को खोल खाल के ये देखना चाहता है कि वो चीज कैसे काम करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप उसको कोई टॉय लाके देंगे तो वो सारे कल पुर्जे उसके अलग कर देगा, क्योंकि वो सीखना चाहता है कि इसको कैसे किया जाए, ये कैसे बना है। साथ ही उसको करने में वो चीजें तोड़ देता है कई बार, या कई बार नहीं भी तोड़ता है। वो चीजें बनाना चाहता है, अपनी खुद की साइकिल ठीक करने की कोशिश करेगा, या फिर कोई कुकिंग में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा। अगर इस चीज को इंडस्ट्री के रूप में लिया जाए, यानी बच्चा बढ़ चढ़ के जो है उद्यम कर रहा है, उद्योग कर रहा है, इसको इस दृष्टि से देखा जाए और उसे एनकरेज किया जाए, तो बच्चे में इंडस्ट्री की भावना बढ़ी रहती है, वो और भी चीजों को एक्सप्लोर करता है, क्यूरियोसिटी उसकी हाई रहती है, और उसे मन में ये पता है कि मेरे को ज्यादा चीजें सीखने पर डांट नहीं पड़ेगी। पर यदि इसका इस एक्सप्लोरेशन को अगर शैतानी माना जाए और ये माना जाए कि तुम कचरा कर देते हो, तुम टॉयज को तोड़ देते हो, तो बच्चे में इंफीरियोरिटी की भावना आनी शुरू हो जाती है, और अब बच्चा जो है नई चीजों को सीखने से डरता है, वो नई चीजों को जानने, एक्सप्लोर करने से डरता है, क्योंकि हो सकता है कि उसके दिमाग में ये डर हो कि मुझे डांट पड़ सकती है। ये वो स्टेज है जब हमें बच्चे के उद्योग और उसकी मेहनत को बढ़ावा देना चाहिए, रादर देन उसको टोका जाए। अब कुछ इमोशनल डेवलपमेंटल चेंजेस मिडिल और लेट चाइल्डहुड में आते हैं। ये वो चेंजेस हैं जो कि ये दर्शाते हैं कि मिडिल और लेट चाइल्डहुड में किस तरीके से बच्चा अपने इमोशंस को हैंडल करना सीख जाता है। बच्चा ना सिर्फ अपने खुद के इमोशंस बल्कि दूसरों के इमोशंस को भी समझना जो है वो शुरू कर देता है, और इस बारे में भी जागरूक होना शुरू हो जाता है कि सोशल स्टैंडर्ड्स यानी सामाजिक मानकों पर खरा उतरने के लिए उन्हें किस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए। सबसे पहले वो अपनी एक इमोशनल अंडरस्टैंडिंग को सुधारता है। अब वो थोड़े जटिल इमोशंस को भी समझना शुरू हुआ है। खुश, नाराज, दुखी के अलावा प्राइड फील करना या शेम फील करना, ये थोड़े कॉम्प्लेक्स इमोशंस होते हैं,
तो इनको समझना भी शुरू कर देता है। ये इमोशंस जो है वो ये भी समझता है कि हर इमोशन मेरा दूसरे कारण या दूसरे व्यक्ति से जागृत नहीं होगा। कुछ चीजों के लिए मैं खुद भी जिम्मेदार हूं। मैं अपने आधार, अपने खुद के लेवल पर भी इमोशंस को जो है जनरेट कर सकता हूं। सेकेंडली, बच्चा जो है अब ये समझने की भी कोशिश करता है या ये समझना शुरू कर देता है कि किसी एक पर्टिकुलर स्थिति में, किसी समान स्थिति में एक से अधिक इमोशंस भी फील किए जा सकते हैं। यानी कि एक तीसरी कक्षा का बच्चा ये समझना शुरू कर देता है कि कुछ नया करने के समय थोड़ी एंजाइटी भी होती है और मजा भी आता है। यानी एक ही सिचुएशन में दो अलग अलग इमोशंस को फील करता है बच्चा। कोई नई चीज, जैसे 3 स्टेप्स से जंप करने से पहले उसको हल्की टेंशन भी होती है जंप करने से पहले, और जंप करके उसे खुशी भी मिल जाती है। तो एक ही सिचुएशन में एक से अधिक इमोशंस को फील करना। देन वी हैव ऐसे इवेंट्स को भी समझने की कोशिश करता है बच्चा जिससे इमोशनल रिएक्शन हो सकते हैं। जैसे तीसरी कक्षा के बच्चे की हमने बात की, बच्चा जब चौथी कक्षा में आता है तब वो जागरूकता भी आती है कि आज मैं उदास इसलिए हूं क्योंकि मेरा दोस्त अपनी स्कूल चेंज कर रहा है, या मेरा दोस्त मेरी कॉलोनी को छोड़ के जा रहा है। यानी वो अपने इमोशनल रिएक्शन के कारणों को भी समझना शुरू कर देते हैं। पहले बच्चा सिर्फ ये सोचता था कि मैं खुश नहीं हूं, क्यों नहीं हूं अभी उसको समझ में नहीं आता, पर चौथी कक्षा तक आते आते बच्चा ये भी चीज सीख लेता है। 5वीं कक्षा तक आते आते बच्चा नेगेटिव इमोशंस, नकारात्मक भावनाओं को कंट्रोल करना सीखने की कोशिश करता है। यानी अब 5वीं कक्षा का बच्चा ये सीख गया है कि गुस्से को रोकना या गुस्से को थोड़ा कंट्रोल कर लूंगा तो क्लासमेट जो है वो मेरे को स्वीकार करेंगे। जब मेरे को कोई चीज परेशान करती है तो मैं अचानक गुस्सा हो जाने की बजाय कंट्रोल करूं तो ज्यादा ठीक रहेगा। उसके बाद बच्चा अपनी फीलिंग्स को रीडायरेक्ट करना भी शुरू कर देता है, दूसरी दिशा देना भी शुरू कर देता है, और ऐसी स्ट्रेटजीज को डेवलप करना शुरू कर देता है कि ताकि नेगेटिव इमोशंस को मैनेज किया जाए। इनकी इफेक्टिवनेस जो है बच्चों की वो बढ़ जाती है इमोशंस को मैनेज करने की। बहुत तेज गुस्सा आ रहा है तो बच्चा जाके कलरिंग शुरू कर देता है या फिर कोई गेम खेलना शुरू कर देता है। ये बहुत ही सरल स्ट्रैटेजी है उसके दिमाग की, ताकि नकारात्मक इमोशंस को रोका जा सके। और लास्ट में जेन्युइन एम्पैथी जो है बच्चा फील करता है, क्षमता विकसित करता है। जेन्युइन एम्पैथी, एम्पैथी का अर्थ है, एक होता है सिंपैथी, यानी आप किसी पे दया दिखाते हैं। एम्पैथी का अर्थ ये होता है कि आप उस पर क्या बीत रही होगी उसको महसूस कर पाते हैं। एम्पैथी दया दिखाना नहीं होता, एम्पैथी सामने वाले की सिचुएशन को फील करना होता है कि मैं समझ सकता हूं तुम पे क्या गुजर रही होगी। एम्पैथी, दिस इज व्हाट एम्पैथी। एम्पैथी और सिंपैथी एक समान नहीं होते। जैसे कि चौथी कक्षा का बच्चा किसी डिस्ट्रेस्ड इंसान को, या राह चलते किसी बुढ़े इंसान को, या किसी गरीब बच्चे को देखकर खुद जो है सैड हो जाता है, या खुद जो है उसके मन में ये भावना आती है कि इसके पास शूज भी नहीं है, इसके पास टॉयज भी नहीं है, इसको कैसा लगता होगा। ये जेन्युइन एम्पैथी की फीलिंग जो है इन बच्चों में लेट और मिडिल चाइल्डहुड में डेवलप हो जाती है। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आज हमने पूरे चाइल्डहुड, बाल्यकाल का इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट देखा, किस तरीके से बच्चा खुद को समझने की कोशिश करता है, अपने दोस्तों और साथियों के साथ एक सोशल रिलेशनशिप डेवलप करता है, अपनी इमेज को लेकर थोड़ा और सजग हो जाता है कि वो अपने आप को पॉजिटिव रूप में देखता है या एक नेगेटिव या वीक इंसान के रूप में देख रहा है। इसके अलावा वो इमोशंस को कंट्रोल करना सीखता है। इंटेंसिंग तक हम देखते थे कि बच्चा जो भी फील कर रहा है वो सीधा एक्सप्रेस कर देता है, अब बच्चा थोड़ा जागरूक हो गया है, उसे समझ में आता है कि मैं अचानक कहीं रो नहीं सकता। तो वो किसी चीज से परेशान भी है तो वो रुकता है, अपने आप को रोकता है, अपने आप को नियंत्रण करता है, रेगुलेट करता है।
So this is all about socio-emotional development in the childhood stage, precisely early, late and middle childhood. इस टॉपिक पर नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा. That's all for today's class. Thank you all very much.